हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार क्वेश्चंस आते हैं, कोहेशन और कॉपलिंग के ऊपर। ये कोहेशन और कॉपलिंग ये दोनों ही एक मेजरमेंट करने के टास्क हैं जो मॉड्यूलराइजेशन में काम आता है। मॉड्यूलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को जब डेवलप कर रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं कि इन्हें मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है मल्टीपल मॉड्यूल्स के हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर में अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो प्लस के लिए जो कोड लिखा होगा वो एक अलग मॉड्यूल में है, माइनस के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया गया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल है, और इसी तरह से अदर ऑपरेटर्स के लिए भी अलग मॉड्यूल है। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है जो आपको विजुलाइज करना जरूरी है कि एक्चुअली ये मॉड्यूल काम कैसे करेगा। अब जब हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम हमने डिफाइन किया है जिसमें हमें प्लस ऑपरेटर भी यूज करना है और माइनस भी करना है ना। और ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे बॉट मास को। अब इन रूल को फॉलो करते हुए हर मॉड्यूल को अपना अपना क्या करना है, विशेष योगदान देना है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल्स कहलाते हैं, ये मॉड्यूल्स की जो टेक्निक हमने डिवाइड की है कि हर एक टास्क के लिए हमने अलग अलग मॉड्यूल बना दिए, बट ये सारा सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर में काम करेगा। ये टेक्निक कहलाती है मॉड्यूलराइजेशन, जिसमें हम सॉफ्टवेयर सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और ये मॉड्यूल्स एक दूसरे पर इंडिपेंड हो। ओके, ऐसा ना हो कि अगर प्लस के कोड में मैंने चेंजेस किए तो माइनस के कोड में भी कुछ अपने आप चेंजेस हो जाए। यानी कि प्लस में अगर कोई चेंजेस कर रही हूँ तो उसका इम्पेक्ट माइनस के कोड में भी चेंज होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंड हो। यानी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके टास्क करेंगे, लेकिन एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है कि एक्चुअल मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम को हम मॉड्यूल में कन्वर्ट करना ही नहीं करते हैं, यहाँ मल्टीपल मॉड्यूल्स जो है किसी भी सीक्वेंस में अरेंज हो सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हुए भी इंडिपेंड रहेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर टास्क में सभी अपने अपने रूल्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे और उनका रिस्पॉन्स जो है पॉजिटिव वे में आना चाहिए। मान लीजिए सपोज कि प्लस के कोड में हमने कुछ चेंजेस किए, तो अगर माइनस के कोड में भी इसका इम्पेक्ट आता है तो आप सोच सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा, है ना। कि अगर मैंने प्लस के कोड में चेंज किया है तो माइनस के कोड में चेंजेस होने की जरूरत नहीं थी, है ना। इसका मतलब ये मॉड्यूल्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब कभी एक मॉड्यूल में इम्पैक्ट आएगा, कोई फॉल्ट भी आता है, तो अदर मॉड्यूल्स भी काम करना बंद कर देंगे, राइट। तो ये सही नहीं है। इसलिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को मॉड्यूल्स में बनाया जाता है और सही मॉड्यूल्स वही हो सकते हैं जब उनमें इंडिपेंडेंट ना हो, सॉरी इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, तो सारे मॉड्यूल्स एक साथ काम करते हैं पर्टिकुलर टास्क पे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वे में काम करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मॉड्यूलराइजेशन क्या है। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एडवांटेजेस में देखें तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इन्हें हैंडल करना, मेंटेन करना आसान हो जाता है। और जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे होते हो, जैसे प्लस के लिए, माइनस के लिए, इन प्रोग्राम को भी एक पर्टिकुलर एक फंक्शनल एस्पेक्ट के बेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्लस का कोड है वो क्या काम करेगा, एडिशन का। माइनस साइन के लिए जो कोड होगा, माइनस का परफॉर्म क्या करना होता है कि दो नंबर्स में से हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट के बेस में हमने अलग अलग मॉड्यूल बना दिए। और इसके अलावा हम इन सभी को एक अलग लेवल तक लेके जा सकते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे और इनका सबका डिजायर्ड लेवल जो है वो क्या होगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन कैन बी ब्राउट इन दी प्रोग्राम। जो भी हम चाहते हैं, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कैलकुलेटर,
जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो कैलकुलेटर में हमने सारे ऑपरेशंस रख दिए और अपने अपने ऑपरेशंस जो है अपने अपने मॉड्यूल पे काम करेंगे। ओके। कंपोनेंट्स विथ हाई कोहेशन कैन बी रीयूज्ड अगेन। यहाँ कोहेशन का जो टर्म है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि एक्चुअल होता क्या है ये कोहेशन, है ना। अगर हम बात करें कि इनके बीच में जो कंपोनेंट्स है जो शेयर करेंगे वैल्यूज, वो अगर हाई कोहेशन कैरी करके रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है। और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट की बात करें तो वो यहाँ फुलफिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एक मॉड्यूल में फॉल्ट आता है तो बाकी के मॉड्यूल पे इंडिपेंड है, तो बाकी के मॉड्यूल सेफ रहेंगे, यानी हमारा पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होगा। बट अगर ऐसा होता है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि उनके अंदर के जो मॉड्यूल्स है वो सभी इंटर रिलेट तो है ही साथ डिपेंड भी कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो एक पर फॉल्ट आएगा तो उसका इम्पेक्ट सारे मॉड्यूल्स पर आएगा। क्लियर? कॉन्करेंसी की बात करें तो पिछले, अगर कुछ समय पहले की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में हुआ करता था, यानी इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये टास्क होगा, फिर उसके बाद वो टास्क होगा। तो ऐसे में क्या हुआ करता था कि एक भी अगर स्टेप पे फॉल्ट आता है तो बाकी सारी स्टेप्स फेल हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन आज के टाइम में हमने मॉड्यूल्स पे काम करना शुरू किया है। आपको अभी फ्रेश एग्जांपल देते हैं व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप जो आज आप यूज कर रहे हो, एक्चुअल पहले के टाइम देखे जाए तो व्हाट्सएप वैसा नहीं था, है ना। ना उसमें स्टेटस जैसा कुछ फीचर था, ना वीडियो कॉलिंग फीचर थी। तो एक्चुअल हुआ क्या है कि पूरी कोडिंग फिर से की गई है? नहीं। इनमें मॉड्यूल पे काम किया गया है। वॉइस के लिए मॉड्यूल अलग है, कॉल के लिए मॉड्यूल अलग है, वीडियो शेयर के लिए मॉड्यूल अलग है, और जिप वगैरह के लिए मॉड्यूल अलग बना हुआ है। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी का देखा जाए तो पूरा पूरा ध्यान हर मॉड्यूल पे दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप फोटो शेयर कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल वीडियो शेयर हो रहा होता है ना। आप फोटो भेज रहे हैं, सामने वाले के पास भी फोटो की ही फॉर्मेट में जाएगा, यानी कि इमेज जो फॉर्मेट आप देख रहे हो, आपने इमेज फॉर्मेट में दिया है तो सामने वाले के पास भी इमेज फॉर्मेट ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, डॉट MP4 हो गया। तो ये मॉडल आपस में इंटर रिलेट होते हैं लेकिन इंडिपेंड होते हैं। ठीक। तो छोटे छोटे मॉड्यूल पे काम करते करते बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आसानी से बनाया जा सकता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्करेंसी का मतलब क्या था। कॉन्करेंसी यही कह रही थी कि जो पिछले मॉड्यूल्स में हमने जो काम किया है और हम नए मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, तो पिछले वाला मॉड्यूल जिस तरीके से पहले काम कर रहा था, इसके अलावा और नए मॉड्यूल्स हमने ऐड किए हैं, तो उन पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कॉन्करेंसी बनी रहनी चाहिए। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में इतना ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक भी फॉल्ट आता है तो आपका सॉफ्टवेयर फेल हो सकता है। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होगा वो इन दो टर्म को बहुत ज्यादा ध्यान में रख के सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। अब आ जाते हैं कॉपलिंग एंड कोहेसन में। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में मॉड्यूलराइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वहां ये दो टर्म हमेशा आते हैं। एक्चुअली ये एक मेजर है जो ये बताता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस लेवल तक का बना हुआ है। ठीक है। तो कोहेसन का मतलब क्या होता है कि आपको याद रखना है, जो मॉड्यूल के एलिमेंट्स है उनके साथ इंट्रा डिपेंड कैसी है, मतलब इंट्रा डिपेंडेबिलिटी जो है उनके बीच में कितनी हद तक है। द ग्रेटर द कोहेसन द बेटर इज द प्रोग्राम डिजाइन। ये बेसिक सेंटेंस है जो आपको याद रखना है। कोहेसन अगर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा आपका प्रोग्राम डिजाइन माना जाएगा। ठीक है। कोहेसन में क्या है कि जो मॉड्यूल के एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से कितनी अच्छे से साझेदारी कर रहे हैं, किस बारे में, एक दूसरे से इंटर रिलेट है, लेकिन इंट्रा अपने ऊपर ही डिपेंड है, वो उन पर डिपेंड नहीं है दूसरे मॉड्यूल पे। ठीक है। लेकिन एक दूसरे का साथ निभाते हुए किसी पर्टिकुलर टास्क पे काम करते हैं। ठीक। तो उसे कहते हैं कोहेसन। वो इंसाइटेंटल कोहेसन और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो इनमें जो है 7 टाइप के कोहेसन को रखा गया है। सबसे पहला है को इंसाइटेंटल कोहेसन। इट इज द अनप्लान्ड एंड रैंडम कोहेसन।
which might be the result of breaking the program into smaller modules for the sake of modularization because it is unplanned. It may serve confusion to the programmers and is generally not accepted. ठीक है, कोहेसन में एक्चुअली कुछ भी प्रोग्राम नहीं होता, इस वाले कोहेसन में अनप्लान्ड होता है। और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो होते हैं, इन्हें छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़कर लिख दिया जाता है। जब हम ऐसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता आगे और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं और क्या नए फीचर्स ऐड करते हैं, तो वहां हम हर टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल में रखते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, कि अगर हमने एक मॉडल में चेंज किया है तो दूसरे मॉडल में चेंज नहीं होना चाहिए। लॉजिकल कोहेसन कहता है when logically categorized elements are put together into a module, it is called logical cohesion। यानी उनके बीच में जो भी रिलेशन होगा वो लॉजिकली होगा। मतलब अगर इफ ये कंडीशन होती है देन ये सेकेंड मॉड्यूल रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, अगर सेकेंड मॉड्यूल में पर्टिकुलर कोई कंडीशन अप्लाई की है, लॉजिकल कंडीशन है, वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो फर्दर मॉड्यूल रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल कोहेसन। फिर आगे चलते हैं इम्परल कोहेसन। when elements of module are organized such the such that they are processed at a similar point of time, it is called temporal cohesion। टेम्परल कोहेसन था, मतलब होता क्या है कि पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन पर काम करना है और उसमें दो मॉडल को वो एक साथ मिलके काम करना है, तो दो मॉडल आपस में इंटररिलेट होंगे और एक दूसरे पर डिपेंड भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू शेयर कर रहे होंगे। जब तक मॉड्यूल वन शेयर नहीं करेगा मॉड्यूल टू काम नहीं करेगा, लेकिन ये कब होगा, सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये एम्परल नहीं है, टेम्परल है। ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, टेम्परल है, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए आता है। फिर आते हैं प्रोसीजरल कोहेसन। Where elements of model are grouped together which are executed sequentially in order to perform a task, it is called processor कोहेसन। प्रोसेसर कोहेसन में क्या रहेगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप। ये कोहेसन बहुत बेकार होता है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस हो जाती है या फॉल्ट क्रिएट करती है तो बाकी की सारी स्टेप्स फेल हो जाएंगी। तो जनरली इस कोहेसन को अवॉइड किया जाना चाहिए। कम्युनिकेशनल कोहेसन, जहाँ एलिमेंट्स जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे किसी पर्टिकुलर डेटा, जो डेटा सेम शेयर होगा, सारे मॉड्यूल में शेयर हो रहा होगा, वहां पर सभी को मिलके काम करना होगा, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि सीक्वेंस कोई सिग्नल पास कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, कोई वैल्यू शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर परफॉर्म होती है इस लेवल पे। सिक्वेंशियल कोहेसन कब होता है, जब when elements of module are grouped because that output of one element serves as input to another and so on, it is called sequentially cohesion। सबसे ज्यादा खराब कोहेसन होता है, मतलब ये देखा जाए तो सिक्वेंशियल कोहेसन जो है ये बहुत सेकेंड लेवल पे देखें तो सेकेंड लेवल पे ये खराब माना जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पे सिक्वेंशियली होगा, अगर एक मॉड्यूल जब तक इनपुट जनरेट नहीं करेगा बाकी के मॉड्यूल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो इससे सीधे सीधे डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। क्लियर, तो यहाँ डिपेंडेंसी आती है। फिर आते हैं हम फंक्शनल कोहेसन। तो फंक्शनल कोहेसन जो है वो कहती है, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेसन होती है, हाईली एक्सपेक्टेड होती है कि हर एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए उनके बीच में जो मॉड्यूल्स इंटर कनेक्टेड रहेंगे वो फंक्शनल डिपेंडेंसी शेयर करें, मतलब वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें, ना कि डिपेंड हो, है ना।
या मैं जब तक रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो तुम्हारा भी कोई रिजल्ट क्लियर नहीं हो सकता। ये वाला जो डिपेंडेंसी आती है, जो सिक्वेंशियल में देखने को मिल रही है, कि एक का मॉड्यूल जब तक आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, सामने वाला जो मॉड्यूल्स है बाकी मॉड्यूल्स के लिए इनपुट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन फंक्शनल कोहेसन कहता है कि फंक्शनलिटी देखी जाए तो फंक्शनलिटी बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन अप्लाई होती है। यहाँ हर मॉड्यूल अपना अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, ना कि कंट्रोल करेगा। तो ये सबसे अच्छा माना जाता है कि एक सॉफ्टवेयर जो है फंक्शनल कोहेसन में काम किया जाना चाहिए। फिर हम चलते हैं कॉपलिंग में। कॉपलिंग क्या कहता है? कॉपलिंग इज अ मेथड दैट डिफाइंस द लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी। आपको याद रखना है, वहां इंट्रा था, मतलब अपने आप पर डिपेंड करेंगे हम, दूसरे मॉड्यूल पे नहीं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि हम इंटरडिपेंडेबिलिटी होंगे, मतलब एक दूसरे पर भी हम डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन किस लेवल तक हमें डिपेंड होना है ये यहाँ मेजर किया जाता है। तो कॉपलिंग में जो है, जितना कम हम डिपेंड होंगे दूसरे मॉड्यूल्स पर, उतना ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर हम बना पाएंगे। यानी सब मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, शेयर कर रहे हैं, बट डिपेंडेंसी यहाँ कम से कम हो, ठीक है। खुद पर डिपेंडेंसी हाई हो और दूसरों पर डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो यहाँ पे आता है प्रोग्रामिंग पे बात आती है। ये प्रोग्रामिंग मतलब जो आप कोडिंग यूज करने वाले हैं, कि एक मॉड्यूल का कोड जो है दूसरे मॉड्यूल के कोड पर इम्पेक्ट ना करे। और वहां जब हम कोहेसन की बात कर रहे थे तो वहां आ रहा था एलिमेंट्स का टर्म, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। तो कॉपलिंग में प्रोग्रामिंग कोड के ऊपर बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग कोड किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 पर इम्पेक्ट ना करे, डिपेंड ना हो, ठीक। तो ये बताता है कि हमारा जितना कम से कम डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी प्रोग्राम कोड में या उसके डेटा पे या उसकी जो भी इंफॉर्मेशंस रहेंगी उन पर, उतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो कंटेंट कॉपलिंग जो है, कंटेंट कॉपलिंग जो डायरेक्टली रेफर करता है अपने कंटेंट को दूसरे मॉड्यूल के लिए, ठीक है, या दूसरे मॉड्यूल से खुद क्रिएट करेगा। कह सकते हैं कि यहाँ अगर एक मॉड्यूल के कंटेंट पर चेंजेस करते हैं और दूसरा मॉड्यूल भी उस कंटेंट को एक्सेस कर रहा है, तो ऑटोमेटिक उस मॉड्यूल के लिए वो चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मान लीजिए माइनस के लिए कुछ रूल्स अलग हैं और प्लस के लिए अलग है, लेकिन प्लस में जैसे मैंने चेंजेस किए वो माइनस मॉड्यूल में भी चेंज हो गए, जो कि सही नहीं था। कॉमन कपलिंग क्या होता है? जब when multiple modules have read and write access to some global data, it is called common or global coupling। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आपने की है, वहां आप ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल जनरेट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो है फंक्शन से बाहर भी कॉल किया जा सकता है। पूरे प्रोग्राम में देखें तो उसे कहीं पर भी कैसे भी एक्सेस किया जा सकता है उस वेरिएबल को। लेकिन अगर कोई वेरिएबल लोकल है तो वो उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा जिसमें लिखा गया है, मतलब उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता, ना ही उसे कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई डेटा जो है ग्लोबल टाइप का डेटा है, तो वो मतलब दूसरे मॉड्यूल पर भी इसे कॉल किया जा रहा है। तो यहाँ क्या है? डिपेंडेंसी आ रही है। कंट्रोल कपलिंग, two modules are called control coupled if one of them decides the function of the other module or changes its flow of execution, या term and conditions अप्लाई होती है। ये नहीं होगा तो ये वाला काम भी नहीं करेगा। अगर मॉड्यूल 1 में ये वैल्यू जनरेट नहीं होती है तो मॉड्यूल 2 कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी यहाँ कंट्रोलिंग अप्लाई होती है। स्टैम्प कपलिंग, when multiple modules share common data structure and work on different part of it, it is called stamp coupling। जब हम सेम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी एरे पर काम करेगा वो भी एरे पर काम करेगा, या तो उसको दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बना दिया जाए। मान लीजिए आपने एरे ए लिया है, उसकी जो भी आपने सीरीज क्रिएट की है, उसी सेम एरे में दूसरे मॉड्यूल पर भी काम करना है, तो इससे क्या होगा? क्रैश हो सकता है ना। या फिर इनमें क्या होगा कि अलग अलग पार्ट्स में क्रिएट करने पड़ेंगे,
यानी कि 10 से लेके 20 तक मॉड्यूल 1 पे काम होगा, 20 के बाद मॉड्यूल 2 काम करेगा। तो ये स्टेम कपलिंग कहलाती है। डेटा कपलिंग इज व्हेन two modules interact with each other by means of passing data as a parameter। ठीक, पर्टिकुलर कोई वैल्यू है जो इनपुट ए में जनरेट की गई, इनपुट ए हमने दिया है मॉड्यूल 1 के लिए, लेकिन मॉड्यूल 1 जो है वो उसको पास कर देता है मॉड्यूल 2 में। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का पास हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन पासिंग ऑफ पैरामीटर के साथ। ठीक है, तो इस मॉडल में क्या होगा कि इफ अ मॉडल passes data structure as parameter, then the receiving model should use all its components। क्लियर है? अगर उस मॉडल में फ्लोटिंग पॉइंट के लिए हमने कोड लिखा ही नहीं है और मॉडल 1 फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू ले रहा है, तो मॉडल 2 को क्या नीड होगी, फ्लोटिंग पॉइंट के फंक्शंस यूज करने होंगे। तो वो अगेन क्या करेगा, मॉडल 1 के पास आएगा और सारे कंपोनेंट्स यूज करेगा और फिर वो आंसर जनरेट करेगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक भी कपलिंग जो है बेस्ट नहीं कंसिडर की जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है कि सभी जगह देखे जाए तो डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। कोई ना कोई किसी न किसी चीज पर डिपेंड है, कोई वेरिएबल पर डिपेंड है, कोई आउटपुट पर, कोई डेटा पर, कोई पैरामीटर पर। तो डिपेंडेंसी कम से कम रखी जाए उतना ज्यादा अच्छा है। तो दो चीज आपको याद रखनी है कि कोहेसन जो है हाई होना चाहिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए, और कपलिंग लो होनी चाहिए। इसका सिंपल सा तरीका याद रखने के लिए कि कोहेसन हाई होना चाहिए या कपलिंग हाई होनी चाहिए। तो कोहेसन में आपको क्या करना है, ये कोहेसन का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। आपको याद रखना है कोहेसन की स्पेलिंग में एच, एच मतलब होता है हाई। यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखें उन मॉड्यूल्स के बीच में कोहेसन हाई है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन बहुत अच्छी की गई है। और कॉपलिंग में क्या है, आपको लो पे ध्यान देना है। जितना कम कॉपलिंग होगा उतना ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा। कॉपलिंग की स्पेलिंग में आपको एल फोर लो। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और बाकी इनके टाइप्स को एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।